गया। क्या हुआ? मैं खुद की कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब पर फर्नीचर, रेंट, पब्लिसिटी, इन सब के पैसे कहाँ से आएंगे? गूगल प्ले स्टोर से टीचमेंट ऐप डाउनलोड करो, बस। Simplistic solution for enabling tutors to interact with students in real time. Quick access to manage enrolled students. All your classroom tools in one place. Share assignments in a click. India's #1 teaching app. Teachment, आत्मनिर्भर भारत का अपना ऐप। आसान है, डाउनलोड नाउ। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द स्मार्ट एजू फॉर यू में। दोस्तों अभी आपने मैथ्स की क्लास की, अब आपकी बारी है फिजिक्स की क्लास की। और आज हम फिजिक्स की क्लास में थ्योरी के क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद एक और वीडियो आएगी जो कि आपकी केमिस्ट्री की होगी, और उसके बाद फिजिक्स की जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसकी भी वीडियो जल्द ही आ जाएंगी। और शाम को 5 बजे से क्लासेस अब एकदम टाइम से स्टार्ट हो जाएंगी। तो टाइम से 5 बजे एकदम आप अपना कॉपी पेन ले करके बैठ जाइए मोबाइल के सामने, और क्लासेस आपकी स्टार्ट हो रही हैं। जो भी आपको बताया जा रहा है वो कॉपी में नोट करते हुए चलिए, तभी आप यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 में अच्छे रैंक और अच्छे नंबर के साथ क्वालिफाई कर पाएंगे और बेस्ट कॉलेज में आपको एडमिशन मिल पाएगा। यहां पे जो चीजें बताई जाएंगी उससे एक भी बाहर की कोई भी चीज नहीं आएगी आपके एग्जामिनेशन में, ये प्रॉमिस है मेरा, ठीक है। और प्रतिदिन जो मैं पढ़ाता हूं उनमें से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन फिक्स होते चले जा रहे हैं आपके, कि वो आपके एग्जाम में आएंगे। और ये देखिएगा, आप जब एग्जाम में जाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो उससे आप परिचित है, मतलब अनजान नहीं है, आपने कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन को क्लास में देखा होगा, ठीक है। तो इसलिए आप बहुत ही जो है सावधानी के साथ क्लास कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे कंसंट्रेट होकर बैठिए, ठीक है, और पूरी क्लास देखिए। तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, फिजिक्स के थ्योरी में सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिया है। क्वेश्चन है, एक मानक मीटर बराबर होता है। तो एक मानक मीटर कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 86 क्रिप्टॉन से निकलने वाले लाल नारंगी रंग के तरंगदैर्घ्य गुणे 1,65,000 16,50,763.73। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है आपका 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी दिया है 1000 मिलीमीटर, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है नन, ठीक है। ये सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक मानक मीटर का जो डेफिनेशन है वो है 86 क्रिप्टॉन से निकलने वाले लाल नारंगी रंग का जो तरंगदैर्घ्य है गुणे 16,50,763.73, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि बताइए कि एक मानक मीटर आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका यह सही बन सकता है कि बताइए एक मानक मीटर किसका मात्रक है, ठीक है, किसका मात्रक है, ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। और ऑप्शन आपको 4 मिल जाएंगे। सबसे पहला आपको मिल जाएगा तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ। ऑप्शन नंबर बी आपको मिल जाएगा समय यानी कि टाइम। ऑप्शन नंबर सी आपको मिल जाएगा दूरी, और ऑप्शन नंबर डी आपको मिल जाएगा क्या? चाल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जैसा कि दिख रहा है मानक मीटर लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड मीटर लिखा हुआ है, इसको इंग्लिश में कहेंगे स्टैंडर्ड मीटर, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, आप स्टैंडर्ड मीटर कहेंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मीटर, तो मीटर किसका मात्रक है? दूरी का SI यूनिट मीटर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहा जा रहा है
कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? देखिए जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इस क्वेश्चंस में से, थ्योरी के क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन फिक्स है आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 100% पूछा जाएगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मात्र 20 क्वेश्चन है और 20 में एक आपका फिक्स है, कोई ना कोई जरूर आएगा एग्जाम में। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है प्रकाश की चाल, ऑप्शन नंबर बी है समय, और ऑप्शन नंबर सी है दूरी, और ऑप्शन नंबर डी है नन। ये पॉलिटेक्निक 2016 में आ चुका है, पॉलिटेक्निक 2016 में आ चुका है और पूछा था प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, एकदम यही सेम क्वेश्चन था। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष आपका किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष है आपका दूरी का मात्रक। ठीक है, प्रकाश वर्ष आपका दूरी का मात्रक है और एक प्रकाश वर्ष होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, ये होता है, या आप इसको लिख सकते हैं 10⁻16 मीटर, या इसको आप लिख सकते हैं 10⁻13 किलोमीटर, या आप लिख सकते हैं इसको 3.26 पारसेक। ये सभी चीज़ें आप नोट करते हुए चलेंगे, नीचे क्वेश्चन नोट करेंगे, उसके नीचे ये सभी चीज़ों ऐसे एरो बना लेंगे और नोट करते हुए चलेंगे कैसे कैसे इसे लिखा जा सकता है। ठीक है, अब सुनिए प्रकाश वर्ष क्या होता है। एक वर्ष में किसी प्रकाश द्वारा तय की गई जितनी दूरी होती है उसी को कहते हैं हम एक प्रकाश वर्ष, और ये किसका मात्रक है? तो ये दूरी का मात्रक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस बार भी कोई पूछ सकता है इसको। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये एक प्रकाश वर्ष आपसे यदि पूछता है तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है, और 10⁻16 मीटर कह सकते हैं इसको, लगभग अप्रॉक्सीमेटली इसको कह सकते हैं, ऐसा भी ऑप्शन में दे सकता है, या इसको आप 10⁻13 किलोमीटर कह सकते हैं, या 3.26 पारसेक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीजों को आप नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, क्वेश्चन नंबर चौथा है ये आपका, क्वेश्चन नंबर चौथा है। ऑप्शन दिया गया है 1000 मीटर, 1000 मीटर, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 10⁻18 किलोमीटर। ठीक है, तो कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है एक मानक किलोग्राम बराबर क्या होता है? ठीक है, या एक मानक किलोग्राम बराबर है, एक मानक किलोग्राम बराबर है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कार्बन 12 के 5.0188 गुणे 10⁻25 परमाणुओं, पावर में है ये देखिएगा 10⁻25 परमाणुओं का द्रव्यमान के। ऑप्शन नंबर बी है कार्बन 12 के 5.0188 गुणे 10⁻28 परमाणुओं के द्रव्यमान के। ठीक है, सेम है, नोट कर लीजिएगा। कार्बन 12 के 5.0188 गुणे 10⁻28 परमाणुओं के द्रव्यमान के। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप देखेंगे
तो कार्बन 12, ठीक है। 1 मानक किलोग्राम क्या होता है? 1 मानक किलोग्राम क्या होता है? 1 मानक किलोग्राम होता है कार्बन 12 के 5.0188 गुणे 10 पे घाते 25 परमाणुओं के द्रव्यमान, ठीक है, परमाणुओं का द्रव्यमान, ठीक। तो अब आपसे कोई पूछे कि 1 मानक किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1 मानक किलोग्राम बराबर कितना होता है, तो आप बताएंगे कार्बन 12 के 5.0188 गुणे 10 पे घाते 25 परमाणुओं का द्रव्यमान ही क्या कहलाता है? 1 मानक किलोग्राम कहलाता है। यानी यहाँ पे कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। आगे और भी शानदार से क्वेश्चन आने वाले हैं, सबसे शानदार क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6वां, लीटर किस पद्धति का मात्रक है? लीटर किस पद्धति का मात्रक है? ये क्वेश्चन है। सबसे पहला ऑप्शन है मीटरी, ऑप्शन नंबर बी है एमकेएस, ऑप्शन नंबर सी है ब्रिटिश, और ऑप्शन नंबर डी है भारतीय, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, देखिए इसमें मैंने सभी पद्धतियों के नाम बता दिए था। जैसे ब्रिटिश पद्धति मैंने आपसे बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश पद्धति किसको कहा जाता है? तो फुट, पाउंड और सेकंड यानी एफपीएस सिस्टम को ही क्या कहा जाता है? ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है, ठीक है। जो पद्धति मैंने यूनिट सिस्टम सिखाया था जिस भी लेक्चर में, ठीक है, उस लेक्चर को जाकर के जरूर अटेंड कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर रहा है और उसमें मैंने काफ़ी अच्छे ट्रिक्स बताए हैं आपको फंडामेंटल यूनिट्स याद करने के, ठीक है। तो वो जरूर आप देख लीजिएगा, नहीं तो आप काफ़ी ज़्यादा समस्या में पड़ सकते हैं, ठीक है। आपका जो एमकेएस होता है वो जार्जी पद्धति में आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे कुछ भारतीय पद्धति कोई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ वैसे ही आपका ऑप्शन नंबर डी कैंसिल हो जा रहा है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है लीटर किस पद्धति का मात्रक है? तो दोस्तों लीटर जो है मीटरी पद्धति का मात्रक है, ठीक है। मीटरी पद्धति में आपका लीटर आता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये जो पद्धति है वो आपको याद रखना है। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से पद्धति में है, ठीक है, या ऐसे कह सकता है कि बताइए ब्रिटिश पद्धति इनमें से कौन सा है। तो एफपीएस पे आप ऑप्शन मारेंगे, एफपीएस क्या है आपका? ब्रिटिश पद्धति है। वहीं आपका जो एमकेएस है, एमकेएस आपका क्या है? जॉर्जी पद्धति है। और आपका जो सीजीएस है वो आपका गॉसीय पद्धति है, यानी गॉसीय सिस्टम है, ठीक है। और आपका जो एफपीएस है वो क्या है? ब्रिटिश है, आपका ब्रिटिश है। और आपका जो एसआई है वो इंटरनेशनल यूनिट है, यानी अंतरराष्ट्रीय सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम है। इसको नोट कर लीजिएगा। इनके फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं। सीजीएस का सेंटीमीटर, ठीक है, ग्राम सेकंड, एमकेएस का मीटर, किलोग्राम सेकंड, और एफपीएस का फुट पाउंड सेकंड। और इंटरनेशनल यूनिट जो है एमकेएस का ही एक स्टैंडर्ड वर्जन है। क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7वां दिया है। एक माध्य सौर दिवस बराबर होता है, एक माध्य सौर दिवस बराबर होता है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 8000 मीटर, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 86,400 मीटर, 86,400 मीटर। ऑप्शन नंबर सी दिया है 86,400 सेकेंड, और ऑप्शन नंबर डी दिया है 86,400
400 मिनट। ठीक है, ये पूछा जा रहा है आपसे कि एक माध्य सौर दिवस बराबर कितना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक माध्य सौर दिवस जानना होगा क्या होगा। सबसे पहले आप समझिए सौर दिवस यानी कि सोलर डे क्या कहते हैं। इसको पूरा अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा मीन सोलर डे। मीन सोलर डे नीचे लिख दे रहे हैं। एक माध्य सौर दिवस को हम क्या लिखेंगे इंग्लिश में, एक माध्य सौर दिवस को हम लोग लिखेंगे 1 मीन सोलर डे। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप सोलर डे का मतलब समझ लिए। सोलर डे क्या होता है, तो सोलर डे पृथ्वी अपने अक्ष पे, ठीक है, एक चक्कर पूरा करने में जितना जो समय लेता है उसी को कहते हैं सौर दिवस। ठीक है, और इसी को कहते हैं माध्य सौर दिवस। ठीक है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पे एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेता है, तो यहाँ सिंपली आपका जो माध्य सौर दिवस है, ठीक है, वो किसका मात्रक है, समय का मात्रक है। तो समय यानी कि कितना समय ले रहा है, 24 घंटे ले रहा है। अब 24 घंटे ये हो गया है। उसके बाद एक घंटे में कितना मिनट, तो 60 मिनट। और एक घंटे में कितना मिनट, 60 मिनट। और एक मिनट में कितना सेकंड, तो 60 सेकंड होता है। और इनका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 86,400 सेकंड। तो यही हो गया आपका एक माध्य सौर दिवस। तो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 86,400 सेकंड। तो यही आपका ऑप्शन सही होगा। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि माध्य सौर दिवस किसका मात्रक है। ठीक है, तो किसका मात्रक है, या एक माध्य सौर दिवस का मात्रक क्या होगा, तो सेकंड होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, समय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां था ये। क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वें में कह रहा है केल्विन किस राशि का मात्रक है। केल्विन किस राशि का मात्रक है, केल्विन किस राशि का मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आपका विद्युत धारा का, विद्युत धारा का यानी इलेक्ट्रिक करंट। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है आपका ताप का यानी टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है ज्योति तीव्रता यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। देखिए ये क्वेश्चन का आंसर वो सभी स्टूडेंट्स दे सकते हैं जिन्होंने फंडामेंटल क्वांटिटी याद करने की शॉर्ट ट्रिक देख रखी है। नहीं देख रखे हैं तो फिजिक्स की पहली और दूसरी क्लास आप जाके अटेंड कर सकते हैं, वहां पर आपको ट्रिक मिल जाएगी। आगे और भी बेहतरीन ट्रिक मिलेंगी। इस वीडियो में भी एक बहुत ही शानदार ट्रिक आपको मिलने वाला है। ठीक है, केल्विन पूछ रहा है किस राशि का मात्रक है। ठीक है, तो इसमें देखिए विद्युत धारा नहीं होगा, ज्योति तीव्रता नहीं होगा, सभी स्टूडेंट आराम से पकड़ लेंगे। लेकिन यहाँ पे दो चीजें ऐसी हैं, देखिए उष्मा दे दिया है और ताप दे दिया है, तो स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं उष्मा को देख करके। ठीक है, तो उष्मा भी नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ ताप इसका आंसर होगा। यानी टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है, केल्विन है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8वां। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9वें पे चलते हैं। केल्विन के बारे में, सेल्सियस के बारे में और फ़ारेनहाइट के बारे में आगे चल के हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे और काफ़ी अच्छे से उसके बारे में स्टडी करेंगे। केल्विन, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का कंपेरेटिव स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 9 दिया है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम किस भौतिक राशि का मात्रक है। किस भौतिक राशि का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए दिया है ध्वनि के वेग का। ऑप्शन नंबर बी दिया है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का।
और ऑप्शन नंबर सी दिया है प्रकाश के वेग का, और ऑप्शन नंबर डी दिया है नन। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपका कौन सा सही होगा? तो देखिए एंगस्ट्रॉम जो होता है तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा का मात्रक होता है, और इसको ऐसे दिखाया जाता है सिंबल से, मतलब ए के ऊपर नॉट यानी 0 लगा देते हैं तो ये हो जाता है एंगस्ट्रॉम। और आपका 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, ये आपको याद रखना है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है, ये आपको याद रखना है। न्यूमेरिकल की जब क्लास आएगी नेक्स्ट क्लास, तो उसमें आपको इसका यूज पड़ेगा, तो आपको हमेशा याद रखना है कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 9वां था आपका। क्वेश्चन नंबर 10वें पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां आपका दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10वां आपका दिया गया है 1 नैनोमीटर तुल्य है, 1 नैनोमीटर तुल्य है यानी इक्विवेलेंट है किसके? ऑप्शन नंबर ए दिया है 10⁻9 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर बी दिया है 10⁻⁻6 सेंटीमीटर, और ऑप्शन नंबर सी दिया है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 10⁻�9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ नैनोमीटर दिया है, लेकिन यहाँ पे आपको नैनो, ठीक है, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और इन्हीं में आपका क्वेश्चन आता भी है, माइक्रोन में आता है या नैनो में आता है या पिको में आता है। ठीक है, ये सभी चीज़ें यहाँ पर आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से ऑप्शन आप भूल जाइए, सिर्फ सीधे सीधे यहाँ पकड़िए। देखिए लिखा हुआ है 1 नैनोमीटर इक्विवेलेंट है, किसके इक्विवेलेंट है? तो सबसे पहले आप नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 1 नैनोमीटर जो होता है, 1 नैनोमीटर, नैनो का मतलब हो गया आपका 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं भी आपको कहीं भी मीटर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन ये नैनोमीटर में ही दिया था। नैनो सेंटीमीटर में दिया होता तो नैनो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते, लेकिन सेंटीमीटर में नहीं दिया है, यहाँ मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ 10⁻⁻9 मीटर हो गया। ठीक है, तो उसके बाद इसको हमको किस में बदलना होगा? सबसे पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके देख लेंगे। ठीक है, तो एक मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो क्या हम 100 सेंटीमीटर का इसमें गुणा करके, 100 सेंटीमीटर का गुणा करके यानी 10⁻2 का गुणा करके इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं सेंटीमीटर? तो आप देख सकते हैं यहाँ क्या हुआ है 10⁻⁻9 + 2। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10⁻⁻7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। ठीक, ये सही होगा आपका ऑप्शन। अब देखिए मिली, माइक्रो, नैनो, पिको कभी भी आपके सामने आएगा तो कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे, इस चीज़ को आप सीख लीजिए। थोड़ा सा यहाँ पे मैं स्पेस बना ले रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप और कॉपी में नोट कर लीजिएगा। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, देखिए सबसे पहले मिली आता है, फिर माइक्रो आता है, फिर नैनो आता है, फिर पिको आता है। ये क्रम आपको याद रखना है। सबसे पहले तो हमेशा ये काम करना है आपको, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, ये आपको याद रखना है। गाने की तरह, सुर की तरह याद रख लीजिए। सारे गा मा पा जैसे याद रखते हैं स्टूडेंट, वैसे सारे गा मा पा पे भी एक ट्रिक है जो आगे चल के मैं केमिस्ट्री में आपको जरूर बताऊंगा और काफ़ी मज़ा आएगा आपको। ठीक है, तो अभी फिलहाल यहाँ मिली, माइक्रो, नैनो, पिको को सारे गा मा के तरह जो है लय में आप रख लीजिए, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। उसके बाद सबके नीचे 10 10 10 लिख लीजिए, 10 10 10। अब क्या करेंगे, मिली पे -3 रहेगा, सबसे पहले ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका -6। देखिए -3 में से -3 घट गया, मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया -6। अब क्या किए, -6 में -3 कर दीजिए, उसको नैनो में लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा -9, और
पिको में आपका 3 बढ़ जाएगा तो -12 हो जाएगा, ठीक है। वहीं इन दोनों के बीच में क्या आ जाता है, एंगस्ट्रॉम आ जाता है, यानी 1 एंगस्ट्रॉम बराबर हो जाता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। इस तरह से कोरिलेट करके आप पढ़ सकते हैं काफ़ी आसानी से। तो मिली, माइक्रो, नैनो, पिको ऐसे लिखा हुआ। अब देखिए मिली सेंटीमीटर या मिलीमीटर, मिलीमीटर लिखने का क्या मतलब है, मिलीमीटर, मिलीमीटर लिखने का क्या मतलब है, 1 मिलीमीटर हम लिखते हैं, तो 1 मिलीमीटर मतलब 1 गुणे 10⁻³ मीटर, यही तो होता है 3 मीटर। अब कैसे निकाल सकते हैं आप, अब एक मीटर में कितने मिलीमीटर, तो 1000 मिलीमीटर, तो वही यहाँ मीटर में लिखा गया है, तो 10⁻³ मीटर लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। तो कभी भी आपको मिली, माइक्रो, नैनो, पिको में अब कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कहीं भी न्यूमेरिकल्स में ऐसे दिए हुए हैं तो आप काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, एम्पियर वैद्युत धारा का मात्रक है। सबसे पहला ऑप्शन दिया है सीजीएस सिस्टम में, सेकेंड ऑप्शन दिया है आपका बी एफपीएस में, ऑप्शन नंबर सी दिया है एसआई यूनिट में, और ऑप्शन नंबर डी दिया है एमकेएस में, ठीक है। तो किस में मात्रक है, तो आपका जो एम्पियर है वैद्युत धारा का मात्रक है, ये क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हुआ। सेकंड पूछ रहा है किस पद्धति में मात्रक आता है, तो ये आपका एसआई यूनिट में आता है, ठीक है। यहाँ से फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपका सीजीएस होता है वो गॉसीय पद्धति में आता है, यानी गॉसीय सिस्टम में आता है। आपका जो एफपीएस आता है वो ब्रिटिश सिस्टम में आता है, और आपका जो एसआई है इसको इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं, इसको इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं, इसको इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं, और इसको आपको जॉर्जिया सिस्टम कहते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखना है आपको, ठीक। ऐसे ही ऑप्शन में आप क्रिएट करके लिख सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 1 एम्पियर का अगर आपसे पूछा जाता है 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, तो 1 एम्पियर बराबर, यहाँ एरो लगा के लिख लीजिएगा, 1 एम्पियर बराबर, देखिए 1 एम्पियर बराबर यदि 2 तार ऐसे रखे हुए हैं जिनके बीच के जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, 1 मीटर है, ठीक है, और इनमें सेम डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रहा है, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो इन पे एक फोर्स लगेगा, इन पे एक फोर्स लगेगा, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का, ठीक है। यही जो फोर्स होगा वही 1 एम्पियर के बराबर होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच की अगर 1 मीटर दूरी है तो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा, रिपल्सन फोर्स, वही होगा 2 × 10⁻⁷ न्यूटन के इक्विवेलेंट, और यही आपका 1 एम्पियर कहलाता है, ठीक है। तो इसको भी आप नीचे नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक क्या होता है। अल्पतमांक माप क्या होती है, ये है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आपका 0.01 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 0.02 मिलीमीटर, और ऑप्शन नंबर सी दिया गया है आपका 0.05 मिलीमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है आपका नन
ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ठीक, अब देखिए जो अल्पतमांक होता है, यानी कि अल्पतमांक को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में लिस्ट काउंट। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर्स का अगर लिस्ट काउंट यानी कि अल्पतमांक आपसे पूछा जाए तो ये याद रखिएगा, जो अल्पतमांक होता है यानी लिस्ट काउंट होता है वर्नियर कैलिपर्स का, ठीक है, वो होता है 0.01 मिलीमीटर, और अगर आप इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 0.001 सेंटीमीटर आपका क्या होता है, लिस्ट काउंट होती है इसकी। ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 13 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है स्क्रू गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये क्वेश्चन है यहाँ पे। सबसे पहला माइक्रोमीटर ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है बी आपका वर्नियर, ऑप्शन नंबर सी है पेंच, पेंच को इंग्लिश में स्क्रू भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी है नन। ठीक है, तो किस प्रिंसिपल पे काम करता है आपका स्क्रू गेज, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसके नाम से आपको स्पष्ट हो जाएगा, स्क्रू गेज। ठीक है, स्क्रू गेज इंग्लिश में कहा जाता है और हिंदी में कहा जाता है इसको पेंच मापी। क्या कहा जाता है? पेंच मापी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि पेंच दिया हुआ है स्क्रू। ठीक है, तो यही ऑप्शन आपका सही होगा, पेंच। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका भी आपको लिस्ट काउंट पूछ लिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 14 पे चलेंगे। इनमें से कौन पूरक राशि है? कौन पूरक राशि है? ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है मीटर, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है आपको घनकोण, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है लीटर, और ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया है नन। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो पूरक राशियां दो होती हैं, पूरक राशियां दो होती हैं। एक होता है तलीय कोण और दूसरा होता है घन कोण। ठीक, इंग्लिश में कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, इसका जो यूनिट होता है तलीय कोण का होता है आपका, यानी कि प्लेन एंगल का जो होता है वो होता है रेडियन, और आपका जो घन कोण का होता है वो होता है स्टेरेडियन। ठीक है, ये आपका घन कोण का होता है। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि पूरक राशियां कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा कि घन कोण आपकी पूरक राशि है यहाँ पर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप स्क्रीनशॉट लेके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है सुग्राही संयंत्र से मापन करने पर
शुद्धता बढ़ जाती है। क्योंकि इसकी, ठीक है, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया है, इसकी अच्छी फिनिश, इसकी अच्छी फिनिश है, इसका सार्थक अंक सिग्निफिकेंट वैल्यू, सार्थक अंक सिग्निफिकेंट वैल्यू अधिक है। ऑप्शन नंबर सी, इसकी आंशिक त्रुटि समाप्त कर ली जाती है। और ऑप्शन नंबर डी है नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बताइएगा कौन सा सही है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी सार्थक अंक सिग्निफिकेंट वैल्यू अधिक होने के कारण कोई भी इंस्ट्रूमेंट सिग्निफिकेंट वैल्यू अधिक होने की वजह से एकदम प्योर वैल्यू देती है। ठीक है, कोई भी हो, सुग्राही संयंत्र यही कह रहा है जो अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो मापन यानी मेजरमेंट करने पर शुद्धता यानी कि प्योरिटी उनकी बढ़ जाती है, क्योंकि इसकी क्या होती है, इसकी अच्छी फिनिश होती है। ठीक है, ये ऐसा नहीं होता है, इसकी सार्थक अंक अधिक है। तो यही सही आंसर है, यानी कि सिग्निफिकेंट वैल्यू, सार्थक अंक अधिक होने के कारण वो वैल्यू शुद्ध यानी कि प्योर वैल्यू देता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। और सिग्निफिकेंट वैल्यू पे आपका न्यूमेरिकल्स है, तो न्यूमेरिकल्स मैं कराऊंगा और सिग्निफिकेंट वैल्यू का पूरा कॉन्सेप्ट वहां पर मैं आपको समझाऊंगा न्यूमेरिकल वाले वीडियो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है पिछल त्रुटि का कारण है। देखिए, पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2007 में पूछा हुआ प्रश्न है ये, पिछल त्रुटि का कारण है। सबसे पहला, पेंच का सिरा घिस जाना। ऑप्शन नंबर ए था, ऑप्शन नंबर बी है पेंच का ढिबरी में ढीला हो जाना। ऑप्शन नंबर सी है इसकी असमान चूड़ी अंतराल। और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि नन लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पिछल त्रुटि का कारण होता है, क्या होता है, तो दोस्तों पिछल त्रुटि का कारण होता है पेंच का ढिबरी में ढीला हो जाना, यानी कि जो स्क्रू होता है वो गेज पे ढीला हो जाता है, इसीलिए क्या होता है पिछल त्रुटि हमें देखने को मिलती है। स्क्रू का गेज पे ढीला हो जाना मतलब समझ सकते हैं आप, जैसे नट पे बोल्ट कसा जाता है उस टाइप का कुछ कंस्ट्रक्शन होता है उसका। स्क्रू गेज पे वो चीज़ जब ढीली हो जाती है, इस वजह से उसमें क्या होता है पिछल त्रुटि यानी एरर पाया जाता है। और एरर अगर आपने पढ़ रखा है कहीं पे, अगर फर्स्ट ईयर में गए हैं पढ़ रहे हैं, तो एरर में आपने पढ़ा होगा कि इंस्ट्रूमेंट के एरर की वजह से हमें जो वैल्यूज़ मिलते हैं मेजरमेंट के वो गलत मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका स्क्रू गेज में एरर पिछल त्रुटि जो होती है वो किसके कारण होती है, उसके गेज पे उसके स्क्रू के ढीले हो जाने की वजह से उसमें एरर मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं और इसके बाद 2 क्वेश्चन और उसके बाद आपकी ये फिजिक्स की क्लास ओवर हो जाएगी। ठीक है, सबसे बढ़िया और शानदार क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब पूछ रहा है कार्य का सीजीएस मात्रक
CGS मात्रक है। ये आपका पॉलिटेक्निक 2013 और 16 दोनों में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, कार्य का CGS मात्रक पूछ रहा है, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, 2013 में नहीं आया, 2016 में आया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है आपका न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी है आपका डाइन, ऑप्शन नंबर सी है आपका जूल और ऑप्शन नंबर डी है आपका अर्ग। ठीक है, तो यही ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, अर्ग। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है बल का CGS मात्रक, बल का CGS मात्रक है, ये आपका 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है आपका न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी है आपका केजी, ऑप्शन नंबर सी है आपका डाइन और ऑप्शन नंबर डी है आपका नन। ठीक है, तो आपका जो बल का मात्रक है वो डाइन है CGS यूनिट में। ठीक है, डाइन है आपका CGS यूनिट में। SI यूनिट में बल का मात्रक, SI यूनिट में बल का मात्रक क्या है, न्यूटन है। और MKS में अगर पूछा जाएगा तो बल को आप अलग अलग लिख लेंगे, जैसे F इक्वल टू क्या होता है, MA होता है, जहाँ पे M क्या है, मास है, तो यहाँ पे kg हो जाएगा, और A हमारा त्वरण है, तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बल का SI यूनिट क्या हो गया, न्यूटन। MKS में क्या हो गया, MKS में क्या हो गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और आपका CGS में क्या हो गया, डाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 है विद्युत विभव का MKS मात्रक है, विद्युत विभव का MKS मात्रक है। तो MKS मात्रक क्या है, ऑप्शन नंबर ए दिया है आपका वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी दिया है आपका एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी दिया है आपका कूलाम, ऑप्शन नंबर डी दिया है आपका न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, तो क्या है आपका विद्युत विभव का MKS मात्रक क्या है, वोल्ट है। ठीक है, MKS मात्रक आपका वोल्ट होता है। ठीक है, 20वें नंबर क्वेश्चन पे और सबसे अंतिम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 6400 मीटर, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 6400 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 6400 गुणे 10 पे घाते 2 मीटर, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है नन। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 6400 किलोमीटर, यानी कि पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है, पृथ्वी की त्रिज्या होती है वो 6400 किलोमीटर होती है। ठीक है, 6400 किलोमीटर होती है। और अगर आप इसको मीटर में बदलना चाहते हैं तो 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, तो 1000 मीटर, तो इंटू कर देंगे 1000 और इसको मीटर में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मीटर में जब आपका पूछेगा तो आप लिख सकते हैं इसको 6.4 1 2 3 4 5 6 इंटू 10⁶ मीटर। ठीक, तो ये आपका अंतिम क्वेश्चन रहा जिसका ये आंसर रहा। और आई होप आपको ये क्लास काफ़ी मज़ेदार लगी होगी और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और उनको ये जानकारी ज़रूर दीजिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अभी यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 की क्लासेस चल रही हैं। आप यहाँ ज्वाइन कर लीजिए, और साथ ही जल्द ही जैसे
एग्ज़ाम जी कब कंडक्ट कराएगा, आपका जिस तरह से एग्ज़ाम कराएगा 100 क्वेश्चन देगा और जिस तरह से पूरी चीज़ें होंगी उस तरह का सिचुएशन क्रिएट करने के बाद एक एग्ज़ाम मैं जल्द ही कंडक्ट कराऊंगा। हो सकता है अगले संडे ही आपका ये एग्ज़ाम टेस्ट कंडक्ट हो जाए। तो जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास ये वीडियोस शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले पाएँ। आगे आप केमिस्ट्री की क्लास ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।